हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था अणुसंख्य गुण के बारे में। इसमें परासरण और परासरण दाब के बारे में बताया गया था, कुछ वाल्थॉफ नियम के बारे में बताया गया था। आज हम विलेन का 7वां वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम आज पढ़ेंगे वाष्प दाब और राउल्ट के नियम के बारे में। इसमें वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब किसको बोला जाएगा? वाष्प दाब। वाष्प दाब जानने से पहले आप जानो कि किसको वाष्प बोला जाता है, वाष्पन किसको बोलते हैं, इवापोरेशन। इसमें क्या होता है, जब किसी कंटेनर में आप द्रव को लेकर के और इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे, एक निश्चित ताप पर वो बनने लगेगा। उसके बाद भी अगर टेम्परेचर आप देते जाओगे तो वो वाष्पन की क्रिया उसमें स्टार्ट हो जाएगी। इसमें वाष्पन की क्रिया स्टार्ट होगी और सब वाष्प बन करके बाहर निकल जाएगा, कोई दाब उत्पन्न नहीं होगा। दाब कब उत्पन्न होता है, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दो। दाब तब उत्पन्न होगा जब ये कंटेनर जो है, जो पात्र है, वो ऊपर से क्लोज्ड होगा, तब वो प्रेशर उत्पन्न करेगा। इसमें जब ऊपर से आप क्लोज कर दोगे तो द्रव ऊपर की तरफ जाएगा, इससे जुड़ करके और धीरे धीरे ये फिर से वो वाष्प के रूप में ऊपर गया और वाष्प इस पे जम करके, आप संघनन जानते हो, आप वो बोलता हुआ अगर कोई जल है, आप क्या करेंगे, उसके ऊपर अगर कोई पात्र रख देंगे तो जल की बूंदें उसके नीचे एकत्रित हो जाती है, संघनन। इसमें क्या होगा, इसमें द्रव जो होगा वो वाष्प में, और वाष्प जो होगा वो द्रव में परिवर्तन शुरू होगा। दोनों क्रियाएं साइमल्टेनियसली चलेंगी, साथ साथ चलेंगी। तो वाष्प जो होगा वो द्रव में, और जो द्रव जो होगा वो वाष्प में परिवर्तन स्टार्ट हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम का साइन है। ये वाष्प द्रव में जा रहा है तो इसको बोला जाएगा द्रवण, और द्रव से वाष्प में जा रहा है तो इसको बोला जाएगा वाष्पन। आई बात समझ में? इसमें तो वेपर प्रेशर किसको बोला जाता है, उससे पहले आप जान जाओ कि जो वेपर प्रेशर होगा, जो वाष्पन की क्रिया होगी, जो वाष्प होगा और जो वाष्प दाब होगा, उसके कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। वाष्प दाब का आप डेफिनेशन जानो। वाष्प से द्रव में और द्रव से वाष्प में परिवर्तन स्टार्ट होगा। इसमें जब ये इक्विलिब्रियम पर है, जब साम्य पर है, तो जितना वाष्प का दाब होगा, जितना वाष्प किसी कंटेनर के सरफेस पर प्रेशर डालेगा, उसी को बोला जाएगा वाष्प दाब। किसी निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प दाब उसी ताप पर द्रव तथा वाष्प की साम्यावस्था पर पाए जाने वाले दाब के बराबर होता है। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब यह है कि वाष्प से द्रव में परिवर्तन, द्रव से वाष्प में परिवर्तन स्टार्ट हो गया, इक्विलिब्रियम है। इस स्थिति में वाष्प जितना कंटेनर पर दाब डालेगा उसी को बोला जाएगा वाष्प दाब। वो भी कौन से कण दाब डालेंगे, ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। आप ऐसे कंटेनर लिए हो, इसमें ऐसे घटक कण हैं, इसमें ऐसे इतने तक भरे हुए हैं, तो कुछ घटक कण अंदर होंगे, कुछ ऊपर उसके सरफेस पर होंगे।
कौन से घटक कण दाब डालेंगे? तो कौन से घटक कण दाब डालेंगे? जो अंदर वाला है, वान डर वाल्स इक्वेशन अगर आप पढ़े हो तो उसमें बताया जाता है कि अंदर वाला जो होगा वो चारों तरफ से जुड़ा हो, चारों तरफ से खिंचा होता है, उसके कारण से कोई दाब नहीं होता है। दाब किसके कारण से? जो ऊपरी सरफेस पर होगा, जो केवल अंदर वाले सतह के द्वारा खींचा जाएगा, ऊपर फ्री रहेगा, तो वही क्या होगा कि कंटेनर की दीवार पर दाब डालेगा। आई बात समझ में? तो किसी द्रव में ऊपरी सतह पर जो घटक कण व्यवस्थित होते हैं, जो द्रव के कण व्यवस्थित होते हैं, वाष्प के कण व्यवस्थित होते हैं, वही बस दाब डालते हैं। याद रखिए। तो वाष्प दाब इक्विलिब्रियम पर, साम्य पर वाष्प और द्रव है। इस स्थिति में वाष्प का जितना दाब होगा उसी को बोला जाएगा वेपर प्रेशर। अरे बात समझ में ना? एकदम सिंपल सा है। इसमें आप ये देखो, वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, कौन कौन से कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वेपर प्रेशर, कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है आप देखोगे तो सबसे पहले टेम्परेचर। वेपर प्रेशर को हम Vp से डिनोट कर दे रहे हैं। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कैसे? इसको भी बताना होगा, आप जानते हो। क्या करेंगे, हम एक पात्र में द्रव ले लें और द्रव लेकर के और उसको धीरे धीरे गर्म करना शुरू करें। टेम्परेचर जितना अधिक होता जाएगा, वाष्प बनने की दर उतना तेज होता जाएगा और दाब जो होगा वो अधिक रहेगा। टेम्परेचर कम होगा तो वाष्पन की क्रिया जो होगी वो कम होगी। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर एक बात और जानो, जो वेपर प्रेशर होता है, Vp इज वेपर प्रेशर कंटेनर के पात्र के आकार व साइज, शेप व साइज, इसमें आकार पर निर्भर नहीं करेगा। वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर, इस पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं निर्भर करता है? आप ऐसा सोचते होंगे कि छोटे से पात्र में अगर है तो जितना प्रेशर डाल रहा है, आप क्या करोगे, अगर बड़ा पात्र ले लें तो भी क्या उतना ही दाब डालेगा? ऐसा मन में आपके सवाल उठ रहा होगा ना कि बड़े पात्र में डाल देंगे तो उसका दाब जो होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो वेपर प्रेशर लिया जाता है, वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर पर यूनिट एरिया होता है। इसमें जितना दाब यहां होगा, उतना दाब यहां होगा, उतना दाब यहां होगा, उतना इसमें समान प्रेशर रहेगा। तो वेपर प्रेशर पर यूनिट एरिया होता है, तो कोई फर्क नहीं। उसका शेप एंड साइज को आप चेंज कर दोगे, आकृति व आकार को, आकृति और आकार को परिवर्तित करेंगे तो वेपर प्रेशर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण है तीसरा पॉइंट, यदि ऐसे द्रव जिनके मध्य अंतराण्विक बल बहुत अधिक लगता हो, तो जब अंतराण्विक बल बहुत अधिक होगा तो उसके बाहर जाने की संभावना बहुत कम होगी। जिस विलेन में अंतराण्विक बल बहुत कम होगा वो आसानी से रिलीज होगा, अधिक से अधिक दाब डालेगा। ठीक है, कोई आपके घर पे आया हुआ है, अगर बहुत अधिक उसके ऊपर आप दबाव बनाओगे, बहुत अधिक अगर आपका आकर्षण रहेगा तो वो घर से बाहर नहीं जा पाएगा। वो क्या होगा, वो दरवाजे पर बहुत अधिक दाब नहीं डाल पाएगा। ठीक है, क्योंकि अंदर के द्वारा खींचा गया। अगर किसी आदमी पर, जिसको चाहते हो कि जल्दी से चला जाए, अगर उस पर आप दाब नहीं डालेंगे अंदर के द्वारा, अगर क्या होगा, अंतराण्विक बल अगर नहीं लगेगा तो क्या होगा, आसानी से जाके दरवाजा खोलेगा, दरवाजे पर प्रेशर होगा। उसी तरीके से क्या है, यदि घटक कणों के मध्य अंतराण्विक बल अगर बहुत अधिक होगा,
अंतराणविक बल अंदर से बहुत अधिक होगा तो प्रेशर जो होगा उतना कम होगा, और अंतराणविक बल जितना कम होगा उसका प्रेशर जो होगा क्या होगा, उतना अधिक होगा। इसमें वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अंतराणविक बल, अंतराणविक बल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अंतराणविक बल जितना अधिक होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा, अंतराणविक बल जितना कम होगा वेपर प्रेशर उतना अधिक। एक हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण आप देखो, अगर दे दे कि H2O और C2H5OH में किसका वेपर प्रेशर अधिक होगा, समान ताप अगर दोनों के लिए रहे, किसका वेपर प्रेशर अधिक होगा। इसमें आप ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखेगा। C2H5OH में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा। लेकिन एक बात जानो, H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति इसकी तुलना में अधिक होगा, इसकी तुलना में अधिक होगा। इसके कारण से देखो, जो शुद्ध वाष्प दाब होता है, शुद्ध वाष्प दाब को हमेशा P0 से प्रदर्शित करते हैं, P0 से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे P0 C2H5OH is greater than P0 H2O. Why? Because in H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति C2H5OH की तुलना में अधिक होता है। इसके कारण से समान ताप पर initial vapor pressure of C2H5OH is greater than initial vapor pressure of H2. Is it clear? फिर एक और उदाहरण हम देखें, एक हम उदाहरण देख रहे हैं C2H5OH, CH2OH, 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 CHOH, CH2। नाम मालूम है, ये एथेनॉल है या एथिल अल्कोहल है, ये ग्लाइकॉल है और ये ग्लिसरॉल। आज बात समझ में। इसमें पूछ देगा कि इसके वेपर प्रेशर का घटता या बढ़ता क्रम व्यवस्थित कीजिए। क्या करोगे आप? इसमें क्या होगा, C2H5OH है, ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो। इसमें दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इसकी तुलना में अधिक होगा। तीन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इसमें सबसे अधिक होगा। वेपर प्रेशर की हम बात करेंगे, हम अभी बता रहे थे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे कम होगा वो प्रेशर उतना अधिक डालेगा। तो इसमें P0 C2H5OH is greater than P0 glycol and also greater than P0 glycerol। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंपटीशनों में पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा। ये डिपेंड करेगा अंतराणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर, ये डिपेंड करता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम वाष्प दाब, किसी निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प दाब उसी ताप पर साम्यावस्था में जितना वाष्प का दाब होगा उसी को द्रव का वाष्प दाब बोला जाता है। आगे बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे वाष्प दाब का अवनमन। तो वाष्प दाब का अवनमन पढ़ने से पहले आप जानो कि कितने प्रकार के सबस्टांस होंगे। आप देखेंगे कितने प्रकार के सबस्टांस होते हैं। तो नेचर ऑफ द सबस्टांस के आधार पर, क्योंकि आप जैसे ही वाष्प दाब का अवनमन पढ़ते हो वैसे ही राउंड्स ला आएगा।
और ये सब राउंड लाने का सब उसका ताना बाना बुना जा रहा है। आगे बात समझ ना। इसमें नेचर ऑफ सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप, वन वोलेटाइल एंड अदर इज नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल किसको बोला जाता है? वोलेटाइल यानी कि जो वाष्पित होता। वाष्पित कौन होगा? जो हम जानते हैं सामान्यतः जो द्रव अवस्था में रहेगा वो वाष्पित होगा। और नॉन वोलेटाइल यानी कि जिसका वाष्पन न होता हो। यानी कि सिंपल सा आप एक धारणा ऐसे बनाए रखिएगा कि जो लिक्विड स्टेट में होगा वो वोलेटाइल होगा और जो सॉलिड स्टेट में होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा। इसमें देखिए नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस दो टाइप का और इन दो के लिए अलग अलग आपका आएगा राउल्ट्स लॉ भी, दोनों के लिए अलग अलग। एक होगा वोलेटाइल और एक होगा नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मीन्स वाष्पशील और नॉन वोलेटाइल मीन्स अवाष्पशील। इसमें वाष्पशील कौन होगा? जो लिक्विड स्टेट में होगा। जो लिक्विड स्टेट में होगा वो वोलेटाइल होगा और जो सॉलिड स्टेट में होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा। इसमें आप वोलेटाइल में CH3OH, C2H5OH, बेंजीन C6H6, टॉलुइन C6H5, CH3 एक्सेट्रा के बारे में हम बार बार आएगा। इसमें नॉन वोलेटाइल में अवाष्पशील में एग्जाम्पल आपका अक्सर तीन केवल आएगा, यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज। यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज। यूरिया NH2CONH2, ग्लूकोज C6H12O6 और सुक्रोज C12H22O11, C6H12O6 NH2CONH2। एक बात और ख्याल रखना है इसमें आप क्या करोगे, इसमें चूंकि बार बार ये आएगा तो आप इसका अणु भार जानते रहोगे। यूरिया का 60 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है और सुक्रोज का 342 बार बार आएगा। तो इसमें नेचर ऑफ सब्सटेंस वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। इसमें वोलेटाइल जो द्रव अवस्था में होगा वो वाष्पशील होगा और अवाष्पशील जो सॉलिड स्टेट में सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा। एग्जांपल आपको दिखाएंगे। आगे बात समझना। अब हम क्या करेंगे, अब वाष्प दाब का अवनमन पढ़ेंगे। वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, lowering of वेपर प्रेशर किसको बोला जाएगा? इसमें वाष्प दाब इक्विलिब्रियम पर द्रव और वाष्प था, उस समय जितना वाष्प का दाब था उसी को बोला गया वाष्प। कैसे वाष्प दाब में कमी आएगी? तो वाष्प दाब का अवनमन किसको बोला जाएगा? जब किसी विलायक में ऐसे एक पात्र लें, इसमें हम विलायक ले लें। यदि किसी विलायक में जिसका वाष्प दाब P0 हो या P0 हो
इसमें कोई अवाष्पशील विलेय डाल दें, कोई अवाष्पशील यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें, तो जो नॉन वोलेटाइल होगा वो इसमें सॉल्यूशन बनेगा। तो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय बोलते हैं तो जो विलयन बन जाता है, शुद्ध विलायक है, वाष्प इसका P0 है, और इसमें जब विलयन बन जाएगा तो विलयन क्या करेगा, अब पहले की तुलना में इसमें सॉल्वेंट जो होगा वो कम हो गया क्योंकि कुछ विलयन बना दिया। तो इसमें क्या होगा, जो विलयन का वाष्प दाब होगा जिसको कि PS से हम डिनोट करेंगे, इसका वाष्प दाब आप नाप लो, इसका वाष्प दाब नाप लो। इसमें ये गैस की मात्रा अधिक है, अधिक दाब डालना, अब इसमें थोड़ा सा गैस की मात्रा, वाष्प की मात्रा जो होगी वो कम हो जाएगी। इसमें जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय यानी कि यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज ये पड़ेगा, अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कुछ कम हो जाता है। आगे बात समझ में, इसी को बोला जाता है वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन यानी कि वाष्प दाब का घटना। तो इसमें वाष्प दाब का अवनमन बराबर क्या होगा, PO इज ग्रेटर देन PS, PO या P0 माइनस PS। किसको बोला जाएगा वाष्प दाब का अवनमन, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय बोलते हैं तो जो विलयन बनता है ये शुद्ध विलायक है और ये विलयन PS इज लेसर देन P0। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय बोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। वाष्प दाब में आई इस कमी को ही बोला जाता है वाष्प दाब का अवनमन। आई बात समझ में, इतना सही है, मिटा दें इसको। देखिए आप नोट कर लिए होंगे, तो इसमें दोनों के लिए वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल दोनों के लिए राउंड्स आने वाला है, और आपका नॉन वोलेटाइल के लिए तुरंत बस जस्ट आगे देखिए क्या है आपका वाष्प दाब का अवनमन, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को ही बोला जाता है वाष्प दाब का अवनमन। और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसको बोला जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, केवल VP लिख दे रहे हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसको बोला जाएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन आपके वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को बोला जाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, PO। तो वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, इसको PO या P0 लिखा जा सकता है, P0 माइनस PS अपॉन
PU। यही वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान। वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान वाष्प दाब के अनुमान और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, ये PU है, इसी को बोला जाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान। आई बात समझ में? अब हम आते हैं अवाष्पशील विलेय के लिए। बेटा आप नोट कर लिए हो, अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम। अवाष्पशील विलेय के लिए, अवाष्पशील विलेय समझ रहे हो आप ना? किसे बोला जाएगा? कोई बोले? अवाष्पशील विलेय यानी कि जिसका वाष्पन न होता हो उसको अवाष्पशील, और जिसका वाष्पन हो जाता हो उसको वाष्पशील वोलाटाइल बोला जाता है। इसमें देखो अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम हम देखेंगे। राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अवाष्पशील विलेय के लिए क्या होगा? राउल्ट का नियम, ध्यान से देखो। राउल्ट का नियम है स्थिर ताप पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। निश्चित ताप पर या स्थिर ताप पर क्या होगा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन PO या P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बोला जाता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। PO शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यानी कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। स्मॉल n मोल ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल N मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या है, ये विलेय के मोलों की संख्या है, कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या। तो क्या है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। आगे बात समझ में ना? इसमें क्या होगा हम देखेंगे। इसमें द relative lowering of vapor pressure the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute, equal to the mole fraction of solute। आगे बात समझ में?
वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अरे बात समझिए इसमें। अब इसमें क्या है, राउल्ट्स का नियम लागू कब कब होता है? राउल्ट का नियम तब लागू होता है जब विलयन अत्यंत तनु हो। यह नियम केवल अवाष्पशील विलय के लिए सही है। विलय का विलयन में वियोजन यानी कि टूटना नहीं चाहिए, संगुणन यानी कि कई अणु जुट करके एक अणु न बना दे, वियोजन अथवा संगुणन नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना है। आ रही बात समझ में ना? तो इसमें लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ केवल तनु विलयनों के लिए सही है, केवल अवाष्पशील, ये नियम केवल अवाष्पशील विलय के लिए सही है। विलय का विलयन में वियोजन अथवा संगुणन, डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, इस राउल्ट्स लॉ से कैसे हम विलय के अणुभार की गणना करेंगे। अच्छा एक सूत्र आएगा कि राउल्ट के नियम से इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं नीचे का, आप नोट कर लिए होंगे। देखिए नोट नहीं भी किए हैं तो कोई समस्या नहीं है, हमको थोड़ा सा पीछे करिए, वो हम तो आपके हाथ में है, आप पीछे करिए और नोट कर लीजिए। फिर जब चाहे तब आगे कर दे, जब चाहे तब पीछे कर दे, वो आपका बटन आपके हाथ में। आगे बात समझ में ना? देखिए इसमें बहुत ज्यादा ये चक्कर मत पड़िए कि कैसे नोट होगा क्या नोट होगा, तुरंत रोकिए, पीछे करिए, तुरंत हम ऐसे आगे हैं तुरंत ऐसे पीछे जाएंगे और सब पीछे का आप नोट करते जाओ। देखो राउल्ट के नियम से कैसे विलय के अणुभार की गणना होगी। विलय के अणुभार की गणना कैसे विलय का अणुभार निकलेगा? विलय का अणुभार निकालने के लिए हम क्या करें, ये यदि विलयन अति तनु है तो क्या होगा, तनु है यानी कि विलय की मात्रा बहुत कम है, तो स्मॉल n इज लेसर देन कैपिटल N। देन क्या आप देख सकते हो, तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल N लिखा जा सकता है। लिख दें, अगर क्या है विलय की मात्रा बहुत ज्यादा कम है, आप ले लो 500 ml, आप 5000 लीटर अगर पानी लिए हो, उसमें 1 लीटर अगर सॉल्यूट डाल रहे हो तो माना जा सकता है कि नगण्य उसको आप ले सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इस सूत्र में रखें तो PO या ऐसे करते हैं P0 माइनस PS अपॉन PO इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। स्मॉल n प्लस कैपिटल N की जगह पे कैपिटल N सीधा रख दिया। अब हम क्या करेंगे, मोल की संख्या भार बटा अणुभार जानते हो ना, तो इसमें लिखा जा सकता है या PO माइनस PS अपॉन PO इज इक्वल टू n को W बाई M कर दें और कैपिटल N को कैपिटल W बाई कैपिटल M कर दें। आगे बात समझ में? फिर इसको लिखा जा सकता है P0 आप P0 भी लिख सकते हो, P0 भी लिख सकते हो, माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। आ रही बात समझ में? अब देखो जल्दी निकलने वाला है, बस आने वाला है, जस्ट आप थोड़ा सा इंतजार। स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू P0 इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W P0 माइनस PS। इससे विलय के अणुभार की आप गणना कर सकते हो। स्मॉल w और स्मॉल m विलय का कौन सा भार और अणुभार है। P0 शुद्ध विलायक का वाष्प है, प्योर सॉल्यूट का। कैपिटल M और कैपिटल W ये विलायक का अणुभार और
बाहर है, पीओ शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पीएस जो है वो विलयन का वाष्प। क्लियर है ना? कर लोगे आप? जल्दी से उतारो इसको, जल्दी से उतारिए, जस्ट मिनट, तुरंत आपको एक हम सवाल बताते हैं, जल्दी करिए। आप जल्दी से इसको सॉल्व कर रहे होंगे। हो गया? मिटाया जाए? मिटा रहे हैं? अरे बात समझ में ना? देखिए, एक प्रश्न यदि दे दे, एक प्रश्न इसमें दे दे इसी पर आधारित कि, देखिए प्रश्न लिख रहे हैं, प्रश्न है क्वेश्चन है 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर घोला जा रहा है, घोल दिया गया, जिससे विलयन विलयन का वाष्प दाब 17.53 mm से घटकर 17.22 mm हो गया। अरे बात समझ में? इसमें 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलीन किया गया, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का वाष्प, विलयन का नहीं, जल का वाष्प दाब 17.53 mm से घटकर 17.22 mm हो गया। आपको विलय के अनुभाग की गणना करना है। अरे बात सुनिए, आप क्या करोगे, 18 ग्राम, हम सबसे पहले लिखें क्या क्या दिया है। 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया, विलय का द्रव्यमान दिया है, विलायक का द्रव्यमान दिया है, जल का वाष्प दाब 17.53 यानी कि शुद्ध जल का वाष्प दाब 17.53 mm है, और जब विलयन बन गया तो उसका वाष्प दाब 17.22 mm हो गया। देख लो, इसमें सॉल्व कर दे इसको। स्मॉल W बराबर 18 ग्राम, कैपिटल W बराबर कितना, 100 ग्राम। आप हो सकता है थोड़ा सा डाटा वगैरह इधर उधर हो, आप बेसिक फंडा बस समझिए, ध्यान दें, ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्ट आंसर आई। इसमें कैपिटल W हो गया, जल का वाष्प दाब 17.53 mm, पीओ बराबर 17.53 mm पारे के दाब के बराबर होता है, से घटकर 17.22, यानी कि जब ये हम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोल दिए हैं तो उसका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 17.53 mm था, वो जब विलयन बन गया तो 17.22 mm हो गया। तो यहां पर PS = 17.22 mm। विलय के अनुभाग की गणना करना है। आगे बात सुन, ग्लूकोज दिया है, ग्लूकोज का अनुभाग C6H12O6 का अणुभाग तो आपको निकालना है, ऐसा नहीं कि इसी को निकाल करके और C6H12O6 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 16 करके 180 निकाल के रख दो, इसमें निकालना क्या है, ऐसा नहीं है। अब हम क्या करें, जब दिया है तो उसको निकालो आप, हो सकता है थोड़ा मोड़ा इधर उधर आ सकता है, आएगा 180 के आसपास ही। ग्लूकोज अगर दिया है तो उसका अनुभाग 180 हो सकता है, 179 हो सकता है कि 181 आ जाए। यूरिया आएगा तो 60 59 61 इतना तक आ सकता है। सुक्रोज दिया है तो 142 143 141 ऐसे आ सकता है, उसी के लिए अबाउट आएगा। यहां पर जल का अनुभाग कैपिटल N बराबर H2O है 2 × 1, ऑक्सीजन का 16 बराबर 18। मान रखिए, इंतजार कर रहा है सूत्र आपका। स्मॉल W
18 हो गया, P0 17.53, कैपिटल M क्या है? कैपिटल M विलायक का अनुभार है। जो छोटा है विलेय कम मात्रा में होता है तो उसको स्मॉल में दिखाया जाता है, और चूंकि विलायक अधिक मात्रा में होता है तो उसको कैपिटल M कैपिटल W लिया जाता है। और कैपिटल M की वैल्यू 18, कैपिटल W की वैल्यू 100 आ गया, और PO माइनस PS यहीं से आप निकाल लो, PO माइनस PS 0.31 mm, 2 सही इंटू 0. सॉल्व करिए, 180 के आसपास आएगा। आप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आ रहा है। किसी को अगर इसमें समस्या भी हो रही हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पे आप चाहोगे या इसी का कमेंट सेक्शन में जाकर के और कुछ समस्या जो भी आपकी हो उसको आप कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आप सॉल्व करके और आप निकाल देंगे। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं अक्सर राउंड्स के नियम। तो आज हम पढ़े हैं राउंड का नियम अवाष्पशील विलेय के लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए जो वाष्पित न होता हो। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वाष्पशील विलेय के लिए क्या होगा यदि ऐसा हो कि वाष्पित हो जाता हो, यानी कि जल में हम मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, बेंजीन ये सब जोड़ेंगे तब कैसे उसका निकलेगा, तब राउंड्स का नियम क्या करेगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा लड़के इस वीडियो से जुड़े, जिससे कि जो भी लॉकडाउन के दौरान नुकसान हो रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, आगे किसी कंपटीशन में आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए पूरा आपको स्टडी कंटेंट दिया जाएगा। इसलिए प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे जुड़े, आप भी लाभान्वित हों। पेन कॉपी निकाल करके ही आप वीडियो देखना शुरू करिए, और जल्दी ही आपका टेस्ट भी, जैसे चैप्टर समाप्त होने वाला है, समाप्त होगा तुरंत टेस्ट लिया जाएगा। सॉलिड स्टेट खत्म हुआ है, उसका टेस्ट जल्दी ही होने वाला है, तो आप तैयार रहो हर तरीके से। आ रही बात समझ में? तो फिर मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारा गाजीपुर जिला अभी ऑरेंज जोन में है और अभी भी पाबंदियां हैं। हम प्रयास करें कि कम से कम घर से बाहर निकलें। ये कोरोना नामक महामारी से बचने का केवल एकमात्र उपाय है कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और खास तौर से जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले बच्चे अगले साल हैं, थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसी के साथ आज खत्म किया जाता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।